नमस्कार दोस्तों, आप सभी का न्यू एग्जामपुर पर स्वागत है। मैं नरेंद्र मीना आज अपनी पहली पर्यावरण अध्ययन की क्लास में आपके लिए 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आने वाले जुलाई माह में सीटेट का पेपर होने वाला है। तो दोस्तों, उसमें पर्यावरण अध्ययन से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस एग्ज़ाम को जो भी भाई पास करना चाहता है उसको पर्यावरण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हम आपको इन 3 क्वेश्चनों को बहुत ही विस्तार पूर्वक बताएंगे, जिससे कि आपके 30 क्वेश्चनों की जगह लगभग 60-70 क्वेश्चन हो जाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जितनी भी शंकाएं हैं पर्यावरण अध्ययन के कुछ सवालों की, वे बिल्कुल दूर होंगी। तो दोस्तों, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपका पेपर निश्चित ही निकल जाएगा। ऐसी वीडियो हम आपके लिए और भी लेकर आएंगे। दोस्तों, तो हम बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। बताइए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हाथी, शेर, बाघ, मोर। बताइए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वह बाघ है, जो दोस्तों किसका प्रतीक है? शक्ति का प्रतीक है। और दोस्तों, हमारे देश का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल, जो कि किसका प्रतीक है दोस्तों? पवित्रता का। और दोस्तों, राष्ट्रीय वृक्ष हमारा कौन सा है? बरगद, जो दोस्तों किसका प्रतीक है? अमरता का। और दोस्तों, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, जो हमारी शिष्टता का प्रतीक है। और दोस्तों, राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम, जो भारत के ट्रॉपिकल जलवायु का प्रतीक है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है कौन सा है? वे है वाघ। दोस्तों, जो राष्ट्रीय फूल है हमारा कौन सा है? कमल। दोस्तों, किसका प्रतीक है? वे है दोस्तों पवित्रता, पवित्रता का प्रतीक है। और दोस्तों, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा हमारा? बरगद। दोस्तों, ये किसका प्रतीक है? अमरता। और दोस्तों, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा हमारा? मोर। दोस्तों, ये किसका प्रतीक है? यह है शिष्टता का। और दोस्तों, इसके अलावा जो हमारा राष्ट्रीय फल है आम, दोस्तों वो किसका प्रतीक है? वो भारत की ट्रॉपिकल जलवायु का प्रतीक है। तो दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प सी बिल्कुल सही है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो दोस्तों, जो सागरीय खरपतवार होते हैं वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? क्लोरीन का, ब्रोमीन का, या आयोडीन का, या फिर लोहे का। बताइए दोस्तों, जो सागरीय खरपतवार हैं वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? दोस्तों, हम आपको बता दें, जो सागरीय खरपतवार होते हैं वह आयोडीन के प्रमुख स्रोत होते हैं। किसके दोस्तों? आयोडीन के प्रमुख स्रोत होते हैं। दोस्तों, समुद्री खरपतवार के अंतर्गत दोस्तों क्या आते हैं? शैवाल आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों? शैवाल आते हैं। अब दोस्तों, इनमें कुछ शैवालों को अलग अलग नाम है। एक शैवाल है दोस्तों कौन सा? लेमिनेरिया। कौन सा दोस्तों? लेमिनेरिया एक शैवाल है दोस्तों, जिसका प्रयोग आयोडीन बनाने में किया जाता है। दोस्तों, समुद्र के खारे पानी में बहुत बड़े रूप में ये शैवाल उगते हैं, जो दोस्तों आज खाद और चारा और खाद मतलब औषधियों और रसायनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों, समुद्री खरपतवार के अर्क का क्या बनता है दोस्तों? टूथपेस्ट भी बनता है। क्या बनता है दोस्तों? इनके खरपतवार का क्या बनता है? टूथपेस्ट भी बनता है। टूथपेस्ट भी बनता है। दोस्तों, इसके टेक्सटाइल के भी प्रयोग में इसका प्रयोग होता है। किसमें दोस्तों? टेक्सटाइल में भी इसका प्रयोग होता है। और इसके अलावा दोस्तों, प्रिंटिंग और सौंदर्य के जो प्रसाधन होते हैं उनमें भी समुद्री शैवालों के जो टेक्सचर होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में विकल्प सी बिल्कुल सही है। दोस्तों, कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? बताइए दोस्तों,
1982 में, 1972 में, 1981 में या फिर 1973 में। तो दोस्तों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो दोस्तों हम आपको बता दें, भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम आरंभ किया गया था वो दोस्तों कब किया गया था? वर्ष 1973 में किया गया था। दोस्तों कब? वर्ष 1973 में। दोस्तों जो हमारी बाघ प्रजाति के विलुप्तप्राय होने की समस्या को देखते हुए दोस्तों सरकार ने इनके संरक्षण के लिए एक कदम उठाया अप्रैल 1973 में। उस योजना को दोस्तों इन्होंने क्या नाम दिया? बाघ परियोजना, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर। दोस्तों उसका उद्देश्य बाघों की समाप्ति को रोकने से था। दोस्तों पूरे विश्व में लगभग बाघों की संख्या कितनी है? 3000 से दोस्तों 4000 के मध्य है जो हमारे पूरे विश्व में ये जो बाघ पाए जाते हैं। तो दोस्तों इनमें से लगभग 2200 बाघ हमारे भारत में पाए जाते हैं। कहाँ दोस्तों? भारत में पाए जाते हैं। दोस्तों जो विश्व के अन्य किसी देश से अधिक हैं। दोस्तों प्रत्येक 29 जुलाई को, कब दोस्तों? 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? दोस्तों प्रत्येक 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? दोस्तों प्रत्येक 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? बताइए दोस्तों। दूध, आम, गाजर, या विकल्प बी अंडा, मटर, मछली, या विकल्प सी सोयाबीन, चना, दाल, या दोस्तों विकल्प डी सेब, दही, मांस। बताइए दोस्तों किसमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा है? दोस्तों हम आपको बता दें, जो विकल्प सी है सोयाबीन, चना और दाल, इस वर्ग में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। दोस्तों सोयाबीन में जो प्रोटीन की मात्रा होती है दोस्तों कितनी होती है? 40% होती है। और दोस्तों चना में जो होती है वो लगभग कितनी होती है दोस्तों? 24% प्रोटीन की मात्रा होती है। और दोस्तों इसके अलावा दालों में भी 20 से 25% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों इसलिए इस वर्ग में प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है। तो दोस्तों किस पर निर्भर करेगा एक नक्षत्र का रंग? सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर, या पृष्ठीय ताप पर? बताइए दोस्तों एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? हम आपको बताएं दोस्तों, किसी भी नक्षत्र का रंग जो होता है उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। तो दोस्तों नक्षत्र जो होते हैं एक तरह के तारे होते हैं जो दोस्तों पृष्ठीय ताप पर निर्भर करते हैं। दोस्तों हम जब तारों को पास से देखेंगे या दूरबीन से देखेंगे तो उनके अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। दोस्तों कुछ नक्षत्र नीले रंग के होते हैं। कैसे दोस्तों? नीले। तो दोस्तों उनका ताप लगभग कितना होता है? 50,000 से लेकर के दोस्तों 28,000 केल्विन तक होता है। और दोस्तों इसके अलावा जो लाल रंग के तारे होते हैं उनका ताप दोस्तों कितना होता है? इनका 3500 से 2000 केल्विन के बीच होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो श्वेत तारा होता है दोस्तों उसका ताप कितना होता है? उसका 10,000 से दोस्तों 7,000 केल्विन के मध्य ताप होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से तारों के अनेक रंग हैं जिनके अलग अलग ताप हैं। तो दोस्तों इसलिए उनका जो उनका रंग निर्भर करता है दोस्तों उनके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। वनों के महत्व के कारण हैं। बताइए दोस्तों वनों के महत्व के क्या कारण हैं? विकल्प ए ग्रीन गोल्ड, विकल्प बी ग्रीन आइलैंड, विकल्प सी ग्रीन हाउस, या विकल्प डी ग्रीन सिल्वर। बताइए दोस्तों वनों के महत्व के क्या कारण हैं? दोस्तों हम आपको बता दें वनों के महत्व के जो कारण है इसमें ग्रीन गोल्ड है, क्योंकि दोस्तों किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो वन होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और इसी कारण से दोस्तों वनों को क्या कहते हैं? ग्रीन गोल्ड कहते हैं। किनको दोस्तों? वनों को ग्रीन गोल्ड के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों अत्यधिक वनमूलन करने से दोस्तों कार्बन उत्सर्जन दर में कमी आ जाती है, जिससे दोस्तों वायुमंडल में क्या होता है? कार्बन की सांद्रता बढ़ जाती है।
और दोस्तों ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जो कि दोस्तों हरित गृह प्रभाव में वृद्धि कर जलवायु को हमारी को प्रभावित करती है। दोस्तों हरित गृह प्रभाव क्या है, जिसमें हमारी पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों दोस्तों जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके दोस्तों हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। और दोस्तों ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए दोस्तों सर्वाधिक जरूरी है दोस्तों, इसलिए वनों को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है, बताइए दोस्तों। पृथ्वी का जो अपमार्जक है वे कौन है? जीवाणु व कवक हैं दोस्तों, मृदा व जल है, या दोस्तों पशु हैं, या फिर पक्षी? बताइए दोस्तों पृथ्वी के जो अपमार्जक हैं वो क्या है। दोस्तों हम आपको बता दें, पृथ्वी के जो अपमार्जक हैं वो क्या होते हैं, जीवाणु और कवक होते हैं, जो कि दोस्तों हमारी पृथ्वी में सड़े गले सभी प्रकार के तत्वों को अपघटित कर मृदा में मिला देते हैं। दोस्तों इनको पृथ्वी का मेहतर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पृथ्वी का मेहतर, मेहतर भी कहा जाता है। और इंग्लिश में दोस्तों इसको क्या कहेंगे? स्कैवेंजर, स्कैवेंजर कहते हैं। दोस्तों अपघटक क्या होते हैं दोस्तों? वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं, जिससे दोस्तों पोषक तत्वों का पुनः क्या होता है दोस्तों, पोषक तत्वों का पुनः चक्रीकरण हो जाता है। दोस्तों सूक्ष्म जीव जैसे कि फफूंद, जीवाणु, ये सभी दोस्तों क्या करते हैं, अपघटकों की भूमिका निभाते हैं दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प ए बिल्कुल सही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों बहुत सारे राज्य हैं जिनके अपने अलग अलग क्लासिकल डांस होते हैं। तो दोस्तों कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य, बताइए दोस्तों। उत्तर भारत का, केरल का, आंध्र प्रदेश का, या तमिलनाडु का? बताइए दोस्तों कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों हम आपको बता दें, कथक जो है वो उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों कथक एक प्राचीन भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के मुख्य शैलियों में से क्या है दोस्तों, एक है। और दोस्तों ये परंपरागत रूप से मनाए जाने वाला एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इसका जो जन्म हुआ था कथक का, वो भारत के उत्तरी क्षेत्र यानी कि उत्तर भारत में हुआ था दोस्तों। इसके अलावा हम आपको बता दें, जो केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है वो उसका नाम क्या है दोस्तों, कथकली। कथकली कहाँ का दोस्तों, केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। और दोस्तों तमिलनाडु का जो प्रमुख नृत्य है वो कौन सा दोस्तों, भरतनाट्यम। कौन सा दोस्तों, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है दोस्तों, ये तमिलनाडु का। जबकि दोस्तों आंध्र प्रदेश का कौन सा है, कूचिपुड़ी। दोस्तों कौन सा, कूचिपुड़ी। दोस्तों हमने आपको सभी के शास्त्रीय नृत्य आपको बता दिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? चावल, चना, मूंगफली, कपास। तो दोस्तों जो रबी की फसल है इनमें से कौन सी है? दोस्तों हम आपको बता दें, भारत में 3 प्रकार की शस्य ऋतु पाई जाती हैं। तो दोस्तों जो इस प्रकार है दोस्तों, रबी की फसल कौन सी है हम आपको बता देते हैं एक बार। जो रबी की फसल होती है वो कौन कौन सी होती हैं? तो दोस्तों रबी की जो फसल होती है इसमें दोस्तों क्या क्या आता है, इसमें आते हैं दोस्तों गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, और दोस्तों इसके अलावा मसूर। ये दोस्तों कौन सी हैं, रबी की फसल हैं। और इसके अलावा दोस्तों आलू भी इसी के अंतर्गत आता है, जिसे जायद की फसल भी मान लेते हैं कई बार दोस्तों। तो दोस्तों ये रबी की फसल है। और दोस्तों हम आपको बता दें, जो रबी की फसल की बुवाई होती है वो कब होती है दोस्तों। दोस्तों इसकी जो बुवाई होती है रबी की फसल की, ये होती है दोस्तों अक्टूबर से नवंबर के मध्य। अक्टूबर से दोस्तों, अक्टूबर से नवंबर के बीच ये फसल बोई जाती है। तो दोस्तों इनमें से जो रबी की फसल है कौन सी है दोस्तों, वे है दोस्तों चना। और दोस्तों इसके अलावा हम आपको बता दें, जो अन्य फसल हैं जैसे खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो दोस्तों खरीफ की फसल में कौन कौन से आते हैं ये भी आपको हम बता देते हैं। खरीफ की जो फसल है दोस्तों उसमें कौन कौन से आते हैं। तो दोस्तों खरीफ की जो फसल है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत दोस्तों कपास, धान,
मूंगफली, मूंगफली। तो दोस्तों ये जो फसलें किसकी हैं, ये खरीफ की फसल हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम और चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो का कारण है। तो दोस्तों पोलियो का क्या कारण है, जीवाणु, विषाणु, कवक या कीट? बताइए दोस्तों पोलियो का क्या कारण है। तो दोस्तों पोलियो का क्या कारण है, तो दोस्तों हम आपको बता दें जो पोलियो रोग होता है ये वायरस के कारण होता है, यानी कि विषाणु के कारण। ये दोस्तों एक विषाणु जनित रोग होता है। तो दोस्तों ये जो पोलियो होता है ये विषाणु द्वारा होता है। दोस्तों इस विषाणु का क्या नाम होता है, इस विषाणु का नाम होता है पोलियो मेलाइट्स। दोस्तों पोलियो मेलाइट्स विषाणु के कारण पोलियो होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, दोस्तों जब हम दूषित भोजन या जल ग्रहण करते हैं तो दोस्तों इसके द्वारा हमारे शरीर में रोगकारक जीवों का संचरण हो जाता है। और दोस्तों इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तंत्रिका तंत्र, जिसके कारण दोस्तों जब हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है तो हमें पोलियो विषाणु जो है हमारे मस्तिष्क या मेरू रज्जु में पहुंचकर हमारी तंत्रिकाओं को क्या कर देता है दोस्तों, नष्ट कर देता है, जिससे हमें पोलियो रोग हो जाता है। या दोस्तों इसके जो परिणाम स्वरूप क्या होगा, हमारे जो मस्तिष्क की जो पेशियां हैं वे कार्य करने का जो निर्देश देता है उसकी तंत्रिका उन तक पहुंचने में अक्षम हो जाती है, मतलब वो संकेत उन तक पहुंच नहीं पाता। और दोस्तों क्या हो जाता है, पक्षघात, जिसको हम पैरालाइसिस कहते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, तो दोस्तों ये की थी जोनास साल्क ने। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया था, पोलियो के टीके की खोज की थी। और दोस्तों ये कब की थी, 1952 में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बताइए दोस्तों पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों अभी आपको बताया पर्यावरण दिवस अभी जल्दी में गया था, कब मनाया गया था दोस्तों, ये मनाया गया था 5 जून को। दोस्तों प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था दोस्तों, ये 5 जून 1973 को मनाया गया था। और दोस्तों ये कहाँ मनाया गया था, स्टॉकहोम के अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में। कहाँ दोस्तों, स्टॉकहोम के दोस्तों कहाँ पर, शिखर सम्मेलन में मनाया गया था। जो दोस्तों पर्यावरण पर ये जो दोस्तों स्टॉकहोम में जो अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुआ था ये 1972 में हुआ था, उसके बाद से मनाए जाने लगा था। दोस्तों ये पहला एक ऐसा वैश्विक शिखर सम्मेलन था जिसमें पर्यावरण पर चर्चा की गई थी। दोस्तों इसी सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है। बताइए दोस्तों पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो किस रंग में सर्वाधिक होगी, ये आपको पता होना जरूरी है। तो दोस्तों हम आपको बता दें पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो सर्वाधिक होगी वो दोस्तों कब होगी, वो लाल रंग में होगी। कब होगी दोस्तों, लाल रंग में होती है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण पर प्रकाश का प्रभाव 3 प्रकार से होता है। दोस्तों कैसे, पहला होता है प्रखरता, और दूसरा दोस्तों प्रकाश का जो प्रकार या क्वालिटी, और दोस्तों तीसरा है उसका अंतराल यानी ड्यूरेशन, कितने टाइम तक उसे प्रकाश मिलता है। तो दोस्तों ये तीनों ही क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। दोस्तों जो हमारा दुर्बल प्रखरता के प्रकाश में संभवतः क्या होता है दोस्तों, पर्णरंध्रों के न खुलने से तथा गैसीय विसरण दर बहुत धीमी दर से होने के कारण क्या होता है दोस्तों, संश्लेषण क्रिया नहीं होती। जैसे जैसे प्रकाश की दोस्तों क्या होगी, तीव्रता बढ़ती है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया आरंभ होना शुरू हो जाती है। दोस्तों प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य हैं वो अलग अलग होती हैं, अलग अलग रंगों की। तो दोस्तों अधिकतम प्रकाश संश्लेषण जो होगा वो लाल रंग के प्रकाश में होगा, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भिंडी में पाया जाता है, क्या पाया जाता है दोस्तों, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी या ये सभी। बताइए दोस्तों भिंडी में क्या पाया जाता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें भिंडी में ये तीनों ही तत्व पाए जाते हैं, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प डी होगा। दोस्तों भिंडी जो होती है इसमें ये तीनों ही तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों भिंडी का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है दोस्तों, भिंडी का जो वनस्पतिक नाम है क्या है दोस्तों, इसका नाम है एवेल मॉस्कस। क्या दोस्तों, एवेल मॉस्कस, एवेल मॉस्कस।
एस्कुलेट्स, एस्कुलेट्स दोस्तों इसका रासायनिक नाम है। दोस्तों इसका जो फल होता है कैप्सूल के प्रकार का होता है, जिसका संपूर्ण भाग खाया जाता है। दोस्तों भिंडी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो भिंडी है इसमें दोस्तों विटामिन ए, बी और सी ये तीनों ही दोस्तों क्या होता है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों यह जो प्रोटीन होती है खनिज लवणों की एक अच्छी स्रोत होती है। दोस्तों भिंडी में कैल्शियम भी पाया जाता है, पोटेशियम भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है और दोस्तों इसके अलावा फॉस्फोरस और आयरन जैसे खनिज भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, बताइए दोस्तों किसका, नींबू का, अमरूद का, आम का या फिर पपीते का। बताइए दोस्तों भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस फल का है। दोस्तों हम आपको बता दें भारत में फलों के अंतर्गत जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो दोस्तों किसका है, आम का। और दूसरे स्थान पर दोस्तों इसके बाद किसका है, नींबू का। और दोस्तों तीसरे स्थान पर किसका है, केला का। तो दोस्तों सबसे पहले किसका है हमारे देश में, आम का, पहले स्थान पर आम का, दूसरे पर दोस्तों क्या है, नींबू, इसके बाद तीसरे पर कौन सा है दोस्तों, केला। ठीक है दोस्तों, इस तरीक़ा से हमारे देश में जो बाग हैं इस प्रकार हैं कि सबसे ज़्यादा जो पाए जाएंगे वो आम के बाग हैं, उसके बाद दोस्तों नींबू के और फिर इसके बाद केले के। दोस्तों हमारा जो देश है फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। दोस्तों कौन सा स्थान रखता है, फलों के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है हमारा देश विश्व में फलों के उत्पादन में। और दोस्तों फलों के विज्ञान को क्या कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। हम आपको बता देते हैं दोस्तों, जो फलों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है दोस्तों, किससे, फलों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं पोमोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। बताइए दोस्तों पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो किस राज्य से है। तो दोस्तों हम आपको बता दें पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था वो कहाँ चलाया गया था दोस्तों, वह है उत्तराखंड राज्य में चलाया गया था। कहाँ दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में। और दोस्तों ये किस लिए चलाया गया था, ताकि वनों को काटने से रोका जा सके। दोस्तों ये किसके द्वारा चलाया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। ये दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा, किसके द्वारा दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा और दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा चलाया जाता है। किसके द्वारा, चंडी प्रसाद भट्ट, दोस्तों इन दोनों के द्वारा इस आंदोलन को चलाया गया था। यही दोस्तों इसके सक्रिय कार्यकर्ता थे। और दोस्तों हम आपको बता दें जो चंडी प्रसाद भट्ट थे दोस्तों, कौन, चंडी प्रसाद जो भट्ट थे, इनको दोस्तों 1982 में चिपको आंदोलन के संचालन के कारण इनको दोस्तों एक पुरस्कार मिला था। कौन सा दोस्तों, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको 1982 में मिला था इसके लिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से जैविक घटक है। बताइए दोस्तों निम्न में से जैविक घटक कौन सा है, पादप, मृदा, वायु, जल। बताइए दोस्तों निम्न में से कौन सा जैविक घटक है। दोस्तों हम आपको बता दें जो जैविक घटक होते हैं यानी कि दोस्तों बायोटिक कंपोनेंट्स, इनमें से दोस्तों क्या है, वे हैं पादप यानी कि पेड़ पौधे। ये जैविक घटक हैं जिनमें जीवन पाया जाता है दोस्तों, जबकि वायु, मृदा, जल इनमें कोई जीवन नहीं होता स्वयं का। तो दोस्तों हमारे पृथ्वी पर जो पदार्थ हैं उनको दो वर्गों में बांटा गया है दोस्तों, जैविक और अजैविक, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट मतलब अजैविक, जैसे कि दोस्तों मृदा, जल और वायु दोस्तों क्या है, अजैविक घटक हैं, जबकि पादप जैविक घटक है। और दोस्तों इनके भी जो जैविक घटक हैं दोस्तों इनके भी अलग अलग वर्ग हैं। दोस्तों पहले में क्या आएगा, उत्पादक दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, हमारे पेड़ पौधे जो आते हैं ये उत्पादक होते हैं। और दोस्तों इसके बाद में क्या आएगा, दूसरा उपभोक्ता दोस्तों कौन होते हैं, जानवर, मनुष्य, जो मतलब दोस्तों इनसे बने हुए उत्पादों को खाते हैं। और दोस्तों तीसरे स्थान पर क्या आते हैं, तीसरे स्थान पर क्या आते हैं दोस्तों, वो होते हैं अपघटक, जैविक घटकों में जो आते हैं दोस्तों अपघटक। ये भी आपको हमने बता दिया दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, कवक और जीवाणु।
इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का विकल्प ए सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? बताइए दोस्तों। यूरिया, सल्फेट, फास्फेट या कंपोस्ट? बताइए दोस्तों कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों हम आपको बता दें जो कंपोस्ट है वो रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। दोस्तों कंपोस्ट जो बनती है दोस्तों किससे बनती है? गोबर और पत्तों को सड़ गलने के कारण कंपोस्ट खाद तैयार होती है दोस्तों, इसलिए ये एक रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। दोस्तों कंपोस्ट खाद एक जैविक उर्वरक का उदाहरण है, क्योंकि दोस्तों इसमें इसके जो निर्माण होता है इसमें पेड़ पौधों, मृत जीव जंतु तथा इनसे जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। जबकि दोस्तों यूरिया, पोटास, फास्फोरस, सल्फेट ये दोस्तों कैसे हैं? रासायनिक उर्वरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? बताइए दोस्तों। ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का? तो दोस्तों बताइए हमारे पर्यावरण में किसका सर्वाधिक अधिक सांद्रण है? तो दोस्तों हम आपको बता दें नाइट्रोजन जो गैस है इसका सर्वाधिक सांद्रण हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। दोस्तों ये कितने परसेंट पाई जाती है? ये दोस्तों 78% के करीब पाई जाती है। दोस्तों इसके अलावा जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है ये कितनी पाई जाती है? ये दोस्तों कितनी पाई जाती है? ये 0.038% पाई जाती है। और दोस्तों इसके अलावा जो हाइड्रोजन है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है? हाइड्रोजन तो दोस्तों ये भी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। और दोस्तों जो ऑक्सीजन है ये कितनी पाई जाती है? दोस्तों लगभग 21% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 18 नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें क्या है? इसमें दोस्तों निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक है? बताइए दोस्तों। जो अम्ल वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड के, कार्बन डाइऑक्साइड के, कार्बन मोनोऑक्साइड के, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के? बताइए दोस्तों किसके कारण सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो दोस्तों हम आपको बता दें सल्फर डाइऑक्साइड इसके कारण अम्ल वर्षा होती है। किसके द्वारा? सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। और दोस्तों इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड N2O और दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NO2 ऐसी गैस होती हैं दोस्तों जो अम्ल वर्षा कराने में सहायक होती हैं, जिससे अम्ल वर्षा होती है। दोस्तों ये दोस्तों अम्ल वर्षा किस तरीक़ा से होती है? जो हमारे वायु में जो उपस्थित प्रदूषणकारी जो रसायन होते हैं दोस्तों ये वर्षा के कारण पृथ्वी के जल में जाकर मिल जाते हैं, जिससे दोस्तों क्या होता है? जल अम्लीय हो जाता है। और दोस्तों इस जल से फसलों और इमारतों को बहुत क्षति होती है। और दोस्तों ये हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। NCTE का उद्देश्य है? बताइए दोस्तों। क्या है? शिक्षालय खोलना, शिक्षा में शिक्षा स्तर बनाए रखना, या शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना, या शिक्षालयों को अनुदान देना? बताइए दोस्तों NCTE का प्रमुख उद्देश्य क्या है? दोस्तों हम आपको बता दें NCTE का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है दोस्तों शिक्षालयों में शिक्षा स्तर को बनाए रखना, इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प भी बिल्कुल सही है। दोस्तों NCTE की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? दोस्तों हम आपको बता दें ये दोस्तों 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। कब दोस्तों? 17 अगस्त 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसको हम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भी कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE। दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो संपूर्ण देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत योजनागत और समन्वित तरीके से विकास को बढ़ावा देना है। दोस्तों इससे संबंधित मामलों हेतु एवं अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानकों और मानदंडों का विनियमन और उचित अनुरक्षण करना इसका प्रमुख दायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। बताइए दोस्तों वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हम आपको बता दें हमारे देश में जो वन महोत्सव मनाया जाता है वो दोस्तों को मनाया जाता है 1 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों वर्ष 1950 में भारतीय कृषि और खाद्य मंत्री KM मुंशी द्वारा एक आंदोलन चलाया गया, जिस आंदोलन का नाम क्या था? वन महोत्सव। जिसमें दोस्तों क्या करा था इन्होंने? अधिक वृक्ष लगाओ एक नारा दिया था और इन्होंने पेड़ पौधे लगवाए थे। दोस्तों प्रतिवर्ष आपको ये भी याद रहना चाहिए दोस्तों, प्रतिवर्ष जुलाई का प्रथम जो सप्ताह होता है जो दोस्तों 1 जुलाई से 7 जुलाई तक होता है उसको हम वन महोत्सव कार्यक्रम इसके अंतर्गत बनाते हैं। दोस्तों इस महोत्सव का जो लक्ष्य है दोस्तों मानव द्वारा लगाए गए वनों का क्षेत्रफल को क्या करना है दोस्तों? बढ़ाना।
और जनता में वृक्षारोपण के प्रति क्या करना है दोस्तों, जागरूकता को बढ़ावा देना है दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प भी सही है, क्योंकि 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच वन महोत्सव सप्ताह भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। जल जनित रोग है दोस्तों, क्या है इनमें से, अतिसार, छोटी माता, रक्तल्पता, मस्तिष्क ज्वर। बताइए दोस्तों इनमें से जल जनित रोग कौन सा है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जो अतिसार है वो जल जनित रोग है दोस्तों। कई बार हम विषाक्त जल पी लेते हैं, जिससे जल जनित रोग अतिसार हो जाता है, जिसको डायरिया भी कहते हैं दोस्तों। यह रोग ई कोलाई जीवाणु और अन्य परजीवियों के संक्रमण के कारण होता है दोस्तों। हम आपको बता दें, एक वायरस होता है रोटा वायरस और नोरो वायरस, जिसके कारण दोस्तों क्या होता है, हमें दस्त हो जाते हैं दोस्तों। विश्व स्तर पर अतिसारजनक बीमारियों के लगभग 2 अरब मामले हर साल देखे जाते हैं। किसके दोस्तों, अतिसार के। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। इनमें से पूछा गया है कि निम्न में से वायु प्रदूषण का कारण क्या है दोस्तों। कीटनाशक, धुआं, सीवेज, ध्वनि विस्तार। बताइए दोस्तों वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। दोस्तों हम आपको बताते हैं, इसमें जो धुआं है वो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक है दोस्तों। वायु प्रदूषण क्या होता है दोस्तों, जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से जो हमारे वायुमंडल में जो उपस्थित गैस है उनका अनुपात में जब परिवर्तन होता है, तो दोस्तों ये परिवर्तन होना ही क्या होता है दोस्तों, वायु प्रदूषण कहलाता है दोस्तों। इससे क्या होता है, कुछ वायु का अनुपात बढ़ जाता है और कुछ का घट जाता है दोस्तों। मुख्य रूप से वायु प्रदूषण के 2 स्रोत होते हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव जनित स्रोत दोस्तों। प्राकृतिक स्रोत में वनाग्नि, जैसे वनों में आग लग जाती है अपने आप, और दोस्तों ज्वालामुखी, और जैविक पदार्थों को सड़ने गलने से निकलने वाली गैसें, जैसे दोस्तों कौन कौन सी गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ये गैस दोस्तों क्या है, पर्याप्त प्रदूषण को और अत्यधिक बढ़ा देती है जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है। जबकि दोस्तों मानव जनित स्रोतों में गैसें, धूम्र, कणकीय पदार्थ, दोस्तों ऊष्मा जो निकलती है ईंधन जलाने से इत्यादि आते हैं दोस्तों। आपको ज्ञात होना चाहिए कि लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल, इन सभी को जलाने से विभिन्न प्रकार की गैसें और धुएं उत्पन्न होते हैं, जो कि क्या होते हैं दोस्तों, वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण होते हैं। तो दोस्तों इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है। बताइए दोस्तों किससे प्राप्त होगी, मनी प्लांट से, सिनकोना प्लांट से, या यूकलिप्टस प्लांट से, या फिर अकोनाइट प्लांट से। बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से किससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है। दोस्तों हम आपको बता दें, जो कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है वो दोस्तों किससे प्राप्त होती है, सिनकोना प्लांट से होती है दोस्तों। जो सिनकोना की छाल है, इसका प्रयोग हम प्राचीन काल से ही मलेरिया के उपचार के लिए करते हैं। किसके दोस्तों, मलेरिया के उपचार के लिए भी कुनैन नामक दवा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। हालांकि इससे मिलती जुलती कुछ कृत्रिम दवाएं भी बना ली गई हैं मानव द्वारा, जिनका प्रयोग भी हम मलेरिया और ज्वर रोधी के रूप में करते हैं दोस्तों। ये है जो पौधा है, कौन सा दोस्तों, सिनकोना प्लांट। ये दोस्तों कैसा पौधा है, ये दोस्तों एक आवृत बीजी पौधा है। कौन सा दोस्तों, आवृत बीजी पौधा है दोस्तों। कुनैन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलीय एल्कलॉइड है, जिसका स्वाद तीखा होता है दोस्तों। हम इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको पता होना चाहिए, कुनैन दवा है जो उसका प्रयोग किसके लिए होता है, मलेरिया और ज्वर रोधी दवा के रूप में किया जाता है, जिससे बुखार और मलेरिया की बीमारी दूर होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है दोस्तों। किससे ढका हुआ है 71% पृथ्वी का तल, भूमि से, हवा से, जल से, कोयला से दोस्तों। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी का जो 71% भाग है वो दोस्तों किससे घिरा हुआ है, ये जल से घिरा हुआ है दोस्तों। हमारी जो पृथ्वी पर जल है उसका दोस्तों लगभग 96% जो भाग है वो दोस्तों कैसा है, समुद्री जल का है, समुद्री जल का है, जो कि दोस्तों अशुद्ध होता है, जिसमें नमक घुला होता है। जबकि दोस्तों पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग 3 से 4% भाग ही मीठे जल का है, जिसको दोस्तों हम पीने के लिए प्रयोग करते हैं। इसलिए दोस्तों हमें जो शुद्ध पीने का जल है उसका कम से कम
कम से कम प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो दोस्तों आने वाली जो भविष्य की जो पीढ़ी है उनके लिए जल संकट की समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि दोस्तों शुद्ध जल हमारी पृथ्वी पर बहुत ही कम मात्रा में है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है, बताइए दोस्तों विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण कौन सा है? नगरीकरण, औद्योगिकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि, अम्ल वर्षा। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जो नगरीकरण है विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है। दोस्तों जब नगरीकरण होता है तो औद्योगिकरण अपने आप ही वहाँ होना शुरू हो जाता है। और दोस्तों जब उद्योग लगाए जाते हैं तो वहाँ पे दोस्तों क्या होता है, अनेक फैक्ट्रियाँ, कारखाने चलते हैं, जिससे दोस्तों धुआं, वायु प्रदूषण होता है, और जिससे दोस्तों क्या होता है, विश्व तापमान में वृद्धि होती है। और दोस्तों अम्ल वर्षा के कारण भी प्रदूषण ही बनता है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस प्रमुख होती है, जो अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख होती है। दोस्तों इसलिए जो नगरीकरण है वो विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण होगा, क्योंकि दोस्तों जब मनुष्य की बुनियादी ज़रूरतें होती हैं तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जल प्रमुख होता है। दोस्तों आपको बता दें कि जो जल है इसको एक मानव अधिकार का दर्जा भी दिया गया है। दोस्तों इसके बावजूद दुनिया भर में लगभग 100 करोड़ लोगों के पास शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है। दोस्तों कितने लोगों के पास शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है? 100 करोड़ लोगों के पास आज भी शुद्ध पीने का जल उपलब्ध नहीं है। दोस्तों ये भी कहा गया है कि 2025 तक विश्व की लगभग 50% आबादी भयंकर जल संकट झेलने को मजबूर होगी। और दोस्तों इस जल संकट का जो प्रमुख कारण होगा वो दोस्तों क्या होगा, अनियोजित नगरीकरण होगा। दोस्तों हम आपको बताएं नगरीकरण के कारण क्या होता है, सीमेंट के जंगल तो खड़े होते रहते हैं, लेकिन दोस्तों प्राकृतिक जंगल हैं हमारे जो पेड़ पौधे, ये क्या होता है, विलुप्त हो जाते हैं। मतलब हम बिल्डिंग तो खड़ी कर सकते हैं लेकिन प्राकृतिक पर्यावरण खड़ा नहीं कर पाते, जिसके कारण दोस्तों जल संकट उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों हम आपको बता दें प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को क्या मनाया जाता है दोस्तों, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रहना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? बताइए दोस्तों, नीम, इमली, बबूल, सहतूत। तो दोस्तों हम आपको बता दें इनमें से जो सदाबहार पेड़ नहीं है तो दोस्तों वो है सहतूत, क्योंकि दोस्तों इसमें ठंड के मौसम, जाड़े के मौसम में क्या होता है दोस्तों, ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जबकि नीम, इमली, बबूल ये अपनी पत्तियां इस मौसम में, मतलब किसी भी मौसम में पूरी तरीक़ा से नहीं गिराते, इसलिए दोस्तों ये सदाबहार वन के उदाहरण होते हैं। सदाबहार वन को दोस्तों क्या कहते हैं, एवरग्रीन। दोस्तों ऐसे पौधे जो अपने पत्तियों को किसी मौसम में नहीं गिराते, दोस्तों उन्हें एवरग्रीन या सदाबहार वन कहते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो पतझड़ी वृक्ष होते हैं वे अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो दोस्तों आमतौर पर यानी शरद ऋतु में अपने पत्तों को क्या करते हैं दोस्तों, खो देते हैं। जबकि सदाबहार वृक्षों के भी पत्ते गिरते हैं, लेकिन वे सब एक साथ नहीं गिरते दोस्तों, वो कैसे गिरते हैं, हल्के हल्के कम कम गिरते रहते हैं, एक साथ नहीं गिरते। तो दोस्तों आपको इसलिए हम अब बता रहे हैं सहतूत क्या है, एक सदाबहार पेड़ नहीं है। ये एक दोस्तों कैसा पेड़ है, एक पतझड़ी या पर्णपाती वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं, बताइए दोस्तों कौन? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल या मैथिली शरण गुप्त। बताइए दोस्तों राष्ट्रीय गीत के जो रचयिता हैं वे कौन हैं? दोस्तों हम आपको बता दें जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं इनके द्वारा दोस्तों संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम, दोस्तों कौन सा गीत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम गीत 1882 में इनकी एक उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित किया गया था वंदे मातरम गीत। दोस्तों राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। और दोस्तों इन्होंने ये जो गीत सर्वप्रथम कहाँ गाया था, ये दोस्तों 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, किसके दोस्तों, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने इस गीत को दोस्तों गाया था। और दोस्तों ये किसने गाया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम इस गीत को गाया था। तो दोस्तों इसलिए उल्लेखनीय है कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन है दोस्तों, हमारे राष्ट्रगान के रचयिता कौन है दोस्तों, हमारे राष्ट्रगान के जो रचयिता हैं दोस्तों वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। किसके दोस्तों, राष्ट्रगान के जो रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जबकि राष्ट्रीय गीत के जो रचयिता हैं दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसलिए इस क्वेश्चन में विकल्प ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? बताइए दोस्तों, भारत में जो प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? दोस्तों हम आपको बताते हैं, जो भारत में जो प्रथम बायोगैस संयंत्र स्थापित हुआ था दोस्तों, वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था दोस्तों पिलानी नामक स्थान पर। दोस्तों इस संयंत्र में क्या किया था दोस्तों, गोबर के साथ साथ इन्होंने क्या किया था, मानव मलमूत्र और अन्य जो वनस्पति थी उनके अवशेषों का उपयोग करके इन्होंने दोस्तों मीथेन गैस प्राप्त की थी। दोस्तों कौन सी गैस प्राप्त की थी? मीथेन, जो कि दोस्तों एक प्रमुख ऐसी गैस है जिससे ईंधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें, बायोगैस संयंत्र में जैसे नीलहरित शैवाल, जलकुंभी तथा समुद्री शैवाल का प्रयोग भी किया जाता है। दोस्तों बायोगैस ईंधन से अन्य दहनशील ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा कम प्रदूषण होता है। जो दोस्तों बायोगैस होते हैं इनसे कम प्रदूषण होता है। दोस्तों इसलिए भारत में जो प्रथम बायोगैस संयंत्र स्थापित किया गया था दोस्तों, कहाँ किया गया था? पिलानी नामक स्थान पर। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों? डेसिबल निम्न में से किसके मापन की इकाई है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि डेसिबल जो है वो ध्वनि मापन की प्रमुख इकाई है। किसकी दोस्तों? ध्वनि मापन की। जबकि दोस्तों जो गहराई नापी जाती है, जैसे समुद्र की हम गहराई नापेंगे दोस्तों, किसके द्वारा नापेंगे? फेदोमीटर के द्वारा। फेदोमीटर के द्वारा हम क्या करेंगे दोस्तों? समुद्र की गहराई मापते हैं। और दोस्तों जो वायु दाब है वो हम किसके द्वारा नापते हैं? वो बार या पास्कल नामक इकाई द्वारा मापते हैं। और दोस्तों तापमान जो है हम किसके द्वारा मापते हैं? तापमान ये दोस्तों केल्विन के द्वारा मापते हैं। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे? हमने आपको क्वेश्चनों को बहुत ही विस्तार से बताया दोस्तों, इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं ये क्वेश्चन कैसे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।